हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर सेकंड. आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसके केस स्टडी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम इस चैप्टर की केस स्टडी से जो कल से हम कर रहे थे, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए थे, पेज नंबर 4 के ऊपर. ठीक है, तो पेज नंबर 4 के अंदर 4 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप निकालिए. ये कह रहा है कि मोहानिया लिमिटेड है was engaged in business of food processing and selling its product under a popular brand. Lately, the business was expanding due to good quality and reasonable price. Also, with the more people working in the market, for processed food was increasing. New players were also coming to cash on the new trend. In order to keep the market share in the short term, the company decided its existing workforce to work overtime. पहले यहाँ तक का समझ लो कि ये कोई कंपनी है जो फूड्स के अंदर काम कर रही है और काफ़ी अच्छा उन लोगों का ब्रांड है और काफ़ी अच्छी उनकी सेल है और उनका जो है सिस्टम बहुत ही बढ़िया चला हुआ है और फूड मार्केट जो उसकी जो बढ़ रही है, यानी खाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो कुछ कंपटीटर जो है इस चीज़ को कैश करने के लिए वो हमारे सामने आ गए और हम अपने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो वर्तमान जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे उनको ओवर टाइम के लिए बोल दिया, यानी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ओवर टाइम के लिए बोला गया है. इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलनी चाहिए ओवर टाइम करेंगे तो. बट दिस रिजल्टेड इन मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ वर्क and efficiency of workers declined. Sometimes the subordinate had to work for more than one superior. More than one superior का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड खत्म हो गई कि मोर देन वन सुपीरियर यहाँ पर उनके नीचे भी उनको काम करना पड़ता है. रिजल्टिंग डिक्लाइनिंग एफिशिएंसी. द डिविजन्स दैट वर प्रीवियसली वर्किंग ऑन वन प्रोडक्ट वर आल्सो मेड टू वर्क ऑन 2 और मोर प्रोडक्ट. यानी यहाँ पर पहले जो है काम सिर्फ एक ही डिवीजन में करने वाले लोग थे, अब उनको 2 डिवीजन में काम करना पड़ रहा है. यानी डिवीजन ऑफ वर्क, यानी एक आदमी को एक काम देना था वो अब एक आदमी को 2-3 काम भी दिए जा रहे हैं. तो आपका डिवीजन ऑफ वर्क भी खत्म हो गया, यानी एक प्रिंसिपल ये भी आ गया. दिस रिजल्टेड इन लॉट ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज. द वर्कर वर बिकमिंग इनडिसिप्लिन्ड. इसका मतलब जो डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है वो भी कहीं पर वायलेट हो गया है. द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क विच हैड करेक्टराइज्ड ऑफ द कंपनी प्रीवियसली वाज बिगिनिंग टू वेन. वेन होता है ख़त्म हो जाना, कि जो स्पिरिट ऑफ टीम वर्क यानी स्पिरिट दी कॉर्प, ये आपका एक फ्यूल का प्रिंसिपल है, वो भी ख़त्म हो गया है. और कह रहे वर्कर्स वर फीलिंग चीटेड एंड इनिशिएटिव वाज डिक्लाइंग. इसका यहाँ पर इनिशिएटिव का जो प्रिंसिपल है वो भी आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाज बिगिनिंग डिक्लाइनिंग एंड मार्केट शेयर वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्रीज. और कहते हैं कि इस प्रकार से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी गिरनी शुरू हो गई है और मार्केट में हमारा हिस्सा भी कम हो गया है. एक्चुअली द कंपनी हैड इम्प्लीमेंटेड चेंज विदाउट क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. कंपनी की गलती ये है कि कंपनी ने कंपटीशन को तो स्टार्ट कर दिया पर कंपनी जो रिक्वायर्ड चेंज थे वो जो करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए. तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आउट ऑफ 14th है बाय हेनरी फ्यूल. कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं दैट वर बीइंग वायलेटेड, वो वायलेट हो गए हैं, यानी उन प्रिंसिपल्स को नहीं माना है. इसी कारण से कंपनी का सत्यानाश हुआ है. दूसरा एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल्स इन ब्रीफली. आप जो है इन 14 के 14 को ब्रीफ में एक लाइन में आप इनको एक्सप्लेन करिए. व्हाट स्टेप शुड द कंपनी मैनेजमेंट टेक टू इन द रिलेशन टू अबव प्रिंसिपल ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी इट्स पास्ट ग्लोरी. कि कौन से स्टेप उठाए कि जो पास्ट ग्लोरी, जो पहले की जो हमारी इज्जत थी उसको प्राप्त करने के लिए क्या करें.
तो यहाँ पर जो है आपका जो वायलेशन कौन कौन सा हुआ था, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों का वायलेशन हो रहा था। तो मैं एक ऐसे जो है वैसे डायग्राम बना लेता हूँ, बाकी तो कोई खास बात नहीं, डायग्राम ना भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है मेन चीज़ों को ले लेता हूँ। तो आपका प्रिंसिपल्स वायलेटेड बाय कंपनी, यानी प्रिंसिपल का नेम आ जाएगा, प्रिंसिपल नेम, यानी आपका जो प्रिंसिपल का नेम कौन सा चीज़ वायलेट हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, हम इन बात नहीं करते हैं। सबसे पहले देखो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो ख़त्म हो गया इनका, क्योंकि व्हेन प्रीवियसली वन वर्कर है टू वर्क इन वन डिवीजन, नाउ ही हैज़ टू सेंड टू अनदर डिवीजन आल्सो। तो आपका जो डिवीजन ऑफ वर्क है, पहला डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का जो था ये वायलेट हो गया। इसमें द वर्क कैन बी परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंटली एंड मोर प्रोडक्टिवली इफ इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एलिमेंट। ये कहता है कि जो वायलेट किया गया है उसका सही मीनिंग क्या होना चाहिए था। तो कहता है कि अगर हम काम को, यानी कहने वाले इसकी डेफिनेशन देनी है, अपने डिवीजन ऑफ वर्क की डेफिनेशन देनी है। व्हेन द जॉब इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। तो ये आपका डिवीजन ऑफ वर्क की डेफिनेशन मांगी थी, पूछा कि वायलेट कौन कौन सा होता है, उनका डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये हो गया। दूसरा आपके पास यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी आदेश की जो एकता है वो भी आपकी ख़त्म हो गई है। अब आदेश की एकता में क्या कहता है कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का एक ही बॉस होना चाहिए। पर यहाँ पर आप देखें कि उसके मल्टी बॉस हो गए, तो 2 डिवीजन्स में काम कर रहा है, तो हर डिवीजन का एक बॉस है, तो 2 डिवीजन में करेगा, 3 डिवीजन में काम करेगा, तो उसके मल्टी बॉस हो गए, ठीक है। तो ये होगा। नंबर 3 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो भी वायलेट हो रहा है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज हैव टू बी सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन पर मैनेजर यूजिंग वन प्लान। वन मैनेजर बाय वन प्लान होना चाहिए, पर यहाँ पर तो यहाँ पर एक प्लान नहीं है। आपका एक जगह तो पैकिंग का काम भी चल रहा है, एक जगह जो उसको कैरी का काम भी चल रहा है, यानी एक आदमी को 2-3-4 जगह भेजा जा रहा है। तो जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो हर डिपार्टमेंट की ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब एक डिपार्टमेंट बचा ही नहीं, सब कुछ मर्ज हो गया है, ठीक है। फोर्थ आपके पास है डिसिप्लिन। तो आपका डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपका डिसिप्लिन भी यहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है डिसिप्लिन ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल या कीपिंग द कमिटमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल की डिसओबीडियंस कर देना या अपने जो वादे किए उनसे भूल जाना। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो वर्कर जो हैं वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वादा निभाना तो मैनेजमेंट की तरफ से होता है, वो अभी तक बात आई नहीं। इसका तो यहाँ पर जो है क्लियर लिखा था कि आपके वर्कर्स हैं वो डिसओबीडियंट हो गए हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट आपके पास है स्पिरिट डी कॉर्प, स्पिरिट डी कॉर्प यानी सहयोग की भावना। अब यहाँ पर इसमें क्लियर लिखा था कि आपका स्पिरिट डी कॉर्प उनका ख़त्म हो गया, जो टीम स्पिरिट थी वो उनके ख़त्म हो गई है, उन्होंने एक दूसरे के साथ में लड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्पिरिट डी कॉर्प का मतलब होता है प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट प्रमोट करना ही आपका स्पिरिट डी कॉर्प होता है, जबकि वो यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया है। तो इसने वायलेट कर दिया था। जो 6th आपका प्रिंसिपल इसमें फेयर रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज, फेयर रेमुनरेशन, फेयर रेमुनरेशन, ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर ओवर टाइम कर रहा बंदा तो नेचुरली ही एज एक्सपेक्टेड टू गेट द एक्स्ट्रा रेमुनरेशन, बट कंपनी इज नॉट अलाउिंग देम, इट मीन्स फेयर रेमुनरेशन वहाँ पर आपका गड़बड़ हो गया है। और लास्ट आपके पास में इनिशिएटिव, आपका जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव भी एम्प्लॉयज ने लेना बंद कर दिया है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एंड दे आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव।
तो ये आपके यहाँ पर जो 7 प्रकार के जो थे आपके जो प्रिंसिपल फ्यूल एनरी फ्यूल के 14 थे टोटल, उसमें 7 प्रकार के जो हैं वो वॉयलेट हो गए हैं। और वॉयलेट 7 प्रिंसिपल्स अगर वॉयलेट हो गए तो नेचुरली आपकी कंपनी का सत्यानाश सामने ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास में ये हो गया था। दूसरा कहता है कि एक्सप्लेन दीज प्रिंसिपल्स ब्रीफली, तो ये ब्रीफली एक्सप्लेन करने थे। तो यहाँ पर आपका जो है ब्रीफली एक्सप्लेन इसके आगे आगे एक एक डेफिनेशन आप लिखते जाइए, छोटी छोटी जो भी आपके दिमाग में आ रही है वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन जो है ये सातों के सातों एक्सप्लेन कर दो। तो ये इन्होंने कहा था कि ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन जो है ये कहता है कि वो कौन से मेजरमेंट करें जिनसे कि उनकी ग्लोरी वापस आ जाए। तो ग्लोरी वापस आ जाए तो उसके लिए मैनेजमेंट कौन कौन से स्टेप को ले। तो स्टेप को तो आपको कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, पर मैं 2-4 आपको बता देता हूँ। आपका साइंटिफिक मेथड फॉर शुड बी फॉलोड फॉर द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज़। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ मैन मटेरियल होना चाहिए, वर्कर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंसेंटिव बोनस होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर रेमुनेशन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबॉर्डिनेट शुड रिसीव द ऑर्डर एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम वन सुपीरियर, और क्रिएटिव आइडिया ऑफ वर्कर्स होना चाहिए, और एम्प्लॉयज मस्ट प्रोवाइड रेस्ट इंटरवल, और मैनेजमेंट शुड टेक रीजनेबल स्टेप टू रिसीव द फीलिंग ऑफ द स्पिरिट डिकॉर। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर चीज़ जो आप उठा सकते हैं स्टेप पे। तो ये आप कोई भी लिख सकते हैं उनको बेटरमेंट करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं कि जो मैंने बोले वो हो, या इफ़ एनी यू वांट इफ़ देयर इज एनी 14 प्रिंसिपल आपके, तो 14 प्रिंसिपल को दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, हाँ तो ये था। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में पूछिए। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके पास में आता है इसी का 6th का और है, कर्णनाथ टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी फ्रॉम हिज एलिंग फादर 3 months ago. In the past, company was not performing well. Karan was determining to improve the company's performance. He observed that method of production, इस लाइन को अंडरलाइन करके रख लो कि he observed that method of production as well as selection of employee, यानी मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी आपका कोई तरीका है, और आपका जो है सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉई इन द कंपनी वर नॉट साइंटिफिक, यानी यहाँ पर साइंटिफिक नहीं है, तो कुछ ना कुछ साइंटिफिक का मैटर आएगा। ही बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड, यहाँ बेस्ट मेथड इसका कुछ अंडरलाइन करके रख लो, कोई ना कोई बात आएगी इसकी। टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ही आल्सो फेल्ट दैट वन ऑफ द मेथड इज डेवलप्ड, the worker of the company should be trained to learn the best method. He asked the production manager to develop the best method and carry the necessary training. Necessary training हो गया। The production manager developed this method using several parameters, right from the deciding the sequence of operations, place for man, machine and raw materials, till the delivery of the product to the customer. This method was implemented throughout the organization. It helped in increasing the output, improving the quality, and reducing the cost of wastage. Identify and explain the principle and technique of the scientific management followed by the production manager in above case. ये कहते हैं कि ऊपर वाले केस में प्रिंसिपल एंड टेक्निक, प्रिंसिपल और टेक्निक तो आपका टेलर वाली आ गई, क्योंकि टेक्निक टेलर के पास ही है। प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर, जो प्रोडक्शन मैनेजर ने यहाँ पर कौन सी चीज़ों को फॉलो किया आप उसके बारे में बताइए, ये बातें कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जो एक बार रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ आपने उसको जो है जो प्रिंट आउट ले रखा है उसमें से आपने पढ़ लिया होगा, और मैं सिर्फ आपको ये हिंट देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको शायद उस केस को समझ जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन हम जो है होमवर्क कर चुके हैं, इतने असाइनमेंट भी कर चुके हैं, वर्कशीट कर चुके हैं, और फिर हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो नेचुरली आप क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए आप इनको पढ़ जरूर लिया करें। इसमें आपका जो कौन कौन से थे, तो ये उसमें जो देखा था उसने जो कहा था कि
आपका इस पैरे के लास्ट में देखो, ही ऑब्जर्व दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी वर नॉट साइंटिफिक, यानी साइंटिफिक नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार बार वो लोगों को ट्राई करते रहते थे, तो ट्राई करते रहते तो आपका जो टेलर का जो प्रिंसिपल है, वो पहला प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, वो कहता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, वो रूल ऑफ थंब नहीं है। और इससे पहले क्या हो रहा था कि उसने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ठीक तरीके से नहीं हो रही, ना तो प्रोडक्शन का मेथड इनका सही है, ना ही सिलेक्शन का मेथड सही है। तो कहता है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द मेथड डेवलप थ्रू द साइंटिफिक वर्क एनालिसिस। कहते हैं कि उस वर्क को ठीक चलाने के लिए आपने रूल ऑफ थंब को ख़त्म करके साइंटिफिक मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगले में एक उस जगह आया था ट्रेनिंग, आपका जो है सेकंड पैरे के अंदर पहला दूसरा तीसरी लाइन देखो, दाएं हाथ को थर्ड लाइन, तो वहाँ पे देखो नेसेसरी ट्रेनिंग, नेसेसरी ट्रेनिंग आपके पास में आई है। तो नेसेसरी ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि किस चीज़ को हिंट कर रही है, तो ये जो आपकी नेसेसरी ट्रेनिंग जो हिंट कर रही है वो देखो सेकंड नंबर पे, जो सेकंड आपका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ each and every person, development of each and every person to his or her greatest efficiency, to his her greatest efficiency, टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, कि यहाँ पर ये कहता है ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी होना चाहिए, कि आपका जो भी एम्प्लॉई है उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्लियर बोल भी रहा है कि मैनेजर टू डेवलप द बेस्ट मेथड एंड कैरी द नेसेसरी ट्रेनिंग द प्रोडक्शन मैनेजर डेवलप्ड दिस मेथड using the several parameter right from the deciding the sequence of operation place of man, machine, raw material। इसका मतलब हुआ कि उसकी एक कर्मचारी जितना काम कर सकता है उतनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी उसके पास में होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके दो प्रकार के यहाँ पर जैसे ये प्रिंसिपल इसमें लागू हुए थे। टेक्निक आपकी अगर देखें तो आपकी जो टेक्निक इसमें फॉलो की गई थी, पहले आपकी टेक्निक फॉलो की गई है, वो पहले इस टेक्निक इसने फॉलो की है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है। पहले आपकी स्टैंडर्डाइजेशन, तो यहाँ पर है जो इसने करणनाथ ने जो किया वो स्टैंडर्डाइजेशन किया कि इसमें जो है बिजनेस की हर एक्टिविटी को, ठीक है, कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज़, प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, मशीनरी एंड मेथड टू अचीव एफिशिएंटली। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट एम्प्लॉयज दैट साइज, डिज़ाइन, क्वालिटी, शेप ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है उसने उन सारी चीज़ों को अपनाने की कोशिश की है कि जिससे कि आपका एक स्टैंडर्ड बन जाए, और स्टैंडर्ड बनेगा तो उससे आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी। और सेकंड इसके अंदर जो था मेथड स्टडी, क्योंकि बार बार वो मेथड ऊपर वर्ड आ रहा था, दूसरा मेथड स्टडी, कि आपका काम करने का कौन सा मेथड था, उसकी मेथड स्टडी जो है वो की। तो मेथड स्टडी की डेफिनेशन है कि दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द कंडक्ट टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे और परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क, कि एक पर्टिकुलर टास्क को बेस्ट मेथड, बेस्ट वे जो काम करना है कौन सा है, तो वो चीज़ हम जिसके अंदर लेके आते थे। तो आपके इस क्वेश्चन में दो आपके प्रिंसिपल टेलर के थे, पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले जो कंपनी चल रही थी वो आपकी कंपनी जो है वो रूल ऑफ थंब पे चल रही थी, साइंस पे नहीं चल रही थी।
अब इसने रिमूव करके रूल ऑफ थंब को हटा करके साइंस पे ले आया। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मीन्स ही हैज़ गॉट देम ट्रेंड, तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। ट्रेनिंग क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इन्हें दो ही पूछे थे, ये कौन से? दो ही दिख रहे हैं इसमें, तीसरा है भी नहीं। टेक्निक कौन सी थी? स्टैंडर्डाइजेशन। उसने जो है जो मेथड था, उसने देखा कि यहाँ पर सारी चीज़ें एक जैसी नहीं बन पा रही हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट में दिक्कत है, कोई अच्छी तरीके से नहीं काम कर रहा, तो उसने हर चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। तो यहाँ पर एक टेक्निक का स्टैंडर्डाइजेशन की हो गई। दूसरी उसने मेथड स्टडी की कि आपका जो है मेथड कौन सा होगा, तो मेथड स्टडी की डेफिनेशन भी आपको दे दी है। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही कर लेते हैं, आपका टाइम लगभग होने को है। हाँ जी, कोई आपको पूछना कोई ऐसा क्वेश्चन, व्हाट इज इन माइंड, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी आपका टेस्ट जो मैं आपको बता दूंगा, जैसे विशाखा का कल आया था कि सर कौन से चैप्टर का आप टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट जो मैं बता दूंगा, जैसे प्रिंसिपल सर बताएंगे तो मैं उससे 2 दिन पहले आपको टेस्ट का बता दूंगा। और आपका जो मैंने ऑलरेडी जो टेस्ट दे रखा है, हो सकता है मैं कल वो टेस्ट चेक करके आपके रिजल्ट जो आपको दे दूँ। ठीक है, एनी अदर क्वेरी यू वांट टू आस्क, आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, नहीं पूछ रहे आप लोग? और ये बच्चे 30 बच्चे ही आए हैं, कम ही हैं। आपके 5-6 बच्चों के रोज एब्सेंस लग रही है, तो ये आपने सभी को आना चाहिए क्लास में। ठीक है, वरना फिर दिक्कत है ना।